पूछूंगा वही बताएगा। आप अपनी जानू को पद से कब हटाएंगे? कौन गई? ए बातचीत नहीं, सुन तो लो भैया क्या सोच रहे हैं, और जो आप आंसर देंगे वही आंसर। अरे यार बातचीत नहीं भैया, शर्माना नहीं है। वी ऑल आर ब्रदर्स, वी ऑल आर नॉट सिस्टर ब्रदर, समझना। बोलो, बताइए नहीं भैया, आप बताएं। शर्माना नहीं है यार, मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि आप ही की तरह मैं था, गाँव से निकला था। इनसे तो वैसी वाला प्यार है, वरना आपसे ही है, समझना। चीट करेगी, एक ने कहा सर चीट करेगी, धोखा देगी। एक मिनट रुको यार, अब यार बातचीत नहीं, उठो आराम से, उठो तो। अब भैया कह रहा है कि धोखा देगी, तो कैसे धोखा देगी? सब शांत रहेंगे। तेरे को किसी ने दिया कि नहीं, ये बता। अरे यार बातचीत नहीं, तुम यार बात बहुत करते हो। मैंने क्या बोला, इसी में आंसर है। भैया तुमको किसी ने धोखा दिया? निरिन ने, बहुतों ने, है ना, बहुत ने। कहाँ के रहने वाले आप? फिरोजाबाद के, तभी तो मेरी वाली भाषा बोल रहे हैं। अरे कह रहे कहीं ना भैया, कैसे आप उनको पद से हटाएंगे? कब मना करेंगे? नहीं, कैसे होके खत्म होगी? एक मिनट, बातचीत नहीं, एक मिनट भैया, कौन कैसे? या तो कोई नया आएगा, ठीक है, रिप्लेस करना हो, ठीक है भैया, आप बताएंगे। नया आएगा आपके जीवन में, कोई नया? हाँ मैम, आप बताएंगे कोई भी कब हटेगा? बातचीत नहीं। अरे मैं ही भाग जाऊंगा अभी इधर से, और फिर पकड़ते रहना कहाँ हो? यमुना एक्सप्रेसवे पे मिलूंगा। आप समझिए, सारे साथी समझिए। एक मिनट, कौन गाइस? बातचीत नहीं। कोई माता बताएंगे? एनी मदर? अरे यार पहला सिंपल सा है, जब वह कार्य करने में सक्षम ना हो। समझ ना मेरे भाई, साला काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अब पेन ही नहीं पकड़ पा रहे, कपड़ा है बेटा नहीं, तो हम कहेंगे बाबा अब आप अपने पद से हट जाओ। तो आओ देखो मेरी जान, देखो सारे के सारे साथी, जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला कंसेप्ट है बाबू क्या? असमर्थता, अर्थात मेरी जान असमर्थ ही नहीं है, असमर्थ ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा? और बाबू दूसरा क्या है? दुर्व्यवहार, अर्थात मेरे बच्चे, यही दो आधार हैं, यही दो एग्जैक्ट शब्द आते हैं एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस बेसिस पर हटाते हैं। दो शब्द मिलेंगे, एक असमर्थता। अब भाई तुम हो गए 65 साल के, 64 के, काम ही नहीं हो रहा, बूढ़े हो गए, तुमको दो लोग उठा के ला रहे हैं कि जज साहब, कि चलो भाई साहब, जज साहब बैठो, तो जज साहब क्या निर्णय देंगे? अरे बोलो ना, जब कोई काम ही नहीं कर पा रहा तो उसको उसके पद से हटा देंगे। और दूसरा क्या है? दुर्व्यवहार। ये तो आप ही नहीं चाहते कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, आपका वाला आपको गाली दे। अरे बोलो यार, सब चाहते हैं प्यार से बोले, लेकिन ये दुर्व्यवहार कर रहा है, संविधान के अगेंस्ट में जा रहा है, एकदम कुर्सी पे आया, गाली देने लग गया तेरी माँ की, अब वकील से कह रहा है तेरी इसकी, तो मिसबिहेवियर हुआ कि नहीं? तो इस बेसिस पर भैया सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, इनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। यस नो? कमन गाइस, बातचीत नहीं, बोलो मिसबिहेवियर, हिंदी में दुर्व्यवहार, दो का मतलब बुरा। तो भैया जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज दुर्व्यवहार करेगा संविधान के खिलाफ या कुछ भी, और दूसरा असमर्थता, वो काम ही नहीं कर पा रहा, साइन ही नहीं कर पा रहा, पढ़ ही नहीं पा रहा, धारा ही भूल गया वो, तो भैया उसको हटा देंगे। अब देखो हटाएंगे कैसे, सारे साथी समझना। जो अभी एक भैया डाउट पूछ रहे थे, जजों को हटाने की प्रक्रिया को क्या नहीं कहते? अर्थात मेरे बच्चे इम्पीचमेंट नहीं कहते। इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 61 में बाबू किसके खिलाफ? प्रेसिडेंट। तो सुनो, इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के खिलाफ है। इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस तो आ सकता है, बट एग्जैक्ट इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग जजों को हटाने के लिए नहीं किया गया। बात समझ में आई? एक एक बात मैं समझा रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, इसको पढ़ लेना, चकते पर डालूंगा, वहीं से फिर लिख लेना, नोट्स बना लेना, टेंशन मत लो, बस इतना समझो इम्पीचमेंट नहीं आएगा, इस बात को समझना। अब देखो कैसे दो आधारों पर हटाएंगे, जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कैसे हटाएंगे, कैसे? देखो, तो न्यायाधीशों को, जजों को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में क्या हो सकती है? चाहे तो लोकसभा में पहले ले आओ, चाहे राज्यसभा में, किसी भी हाउस में इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। अब ऐसे ही नहीं करोगे, अगर आप लोकसभा में पहले प्रपोजल लाते हो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, तो कितने मेंबर? तो लोकसभा में कम से कम 100 मेंबर इसको हटाने के पक्ष में हो, तभी आएगा। कितने? और बाबूजी राज्यसभा में? तो सुनो मेरे भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हूं, मैंने मिसबिहेवियर किया, ये पार्लियामेंट है, ये नाराज हो गए कि इसको पद से हटाओ, तो ये लोकसभा, ये राज्यसभा, अगर ये प्रपोजल पहले लोकसभा में आ रहा है तो कम से कम 100 लोग इसके पक्ष में हो, तभी आएगा। ये नहीं कोई एक आ गया, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो कुछ नहीं। और अगर राज्यसभा में पहले आ रहा है तो सब शांत रहेंगे। बाबू राज्यसभा में 50 क्यों है, कम क्यों है? सब शांत रहेंगे, बुद्धि देखनी है, क्योंकि राज्यसभा की टोटल पॉपुलेशन कम है, 250 हो सकते हैं वहां, 250। अरे बोले यार, अब देखो, यदि सदन का अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लोकसभा में स्पीकर या राज्यसभा में चेयरमैन, तो इसके बाद एक क्या बनती है? समिति, कमेटी बनती है, काउंसिल बनती है, समिति बनती है, कमेटी बनती है। अब देखो भैया, ये जो कमेटी है इसमें कितने मेंबर होते हैं? पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा हाई कोर्ट का कोई, और तीसरा कोई बहुत तंगड़ा विधि का जानकार। इस समिति का गठन कौन करता है? सदन का अध्यक्ष। अगर लोकसभा में पहले आया तो लोकसभा स्पीकर करेगा, राज्यसभा में पहले आया तो राज्यसभा का चेयरमैन करेगा, ध्यान रखना। अब ये समिति इस बात की जांच करेगी कि इस पे जो आरोप लगे वो सही है या गलत है, और उसको भी मौका देंगे कि बाबूजी तू बता, मौका पूरा मिलेगा। तो देखो भैया, यदि समिति जज को दोषी पाती है तो संसद का प्रत्येक सदन अपने पूर्ण बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा, और अगर दोनों सदन प्रस्ताव पारित कर देते तो जज को हटना ही होगा। यस नो? बट इस देश में आज तक एक भी जज इस प्रोसेस से नहीं हटा, पहले ही इस्तीफा देके भाग गए।
देखो भाई सब कैसे, अब एक एक कंसेप्ट समझना। जब भी किसी भी न्यायाधीश को हटाएंगे तो कितने दिन पहले बता दें? 14 दिन। ये कंसेप्ट तो चलेगा। कोई भी पोस्ट हो उसको हटाना हो कितने दिन पहले बताएंगे कि देख भाई तुझे हटा रहे हैं, तुझे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, हम तेरे खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं क्योंकि तू असमर्थ है, तू ना कुछ कर पा रहा। समझना मेरे भाई। और जज अपना पक्ष या तो स्वयं रखेगा या किसी के द्वारा रख सकता है, भेज देगा कि बाबूजी हमारे ये तर्क में ये करे आओ। आज तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया। एक एक बात, एक एक कंसेप्ट बिल्कुल धीरे धीरे सारे के सारे साथी समझना, बड़े इश्क बड़ी मोहब्बत से। इतने में किसी का कोई डाउट? आज तक एक भी न्यायाधीश नहीं हटा। अब देखो किस किस के खिलाफ आ चुका है। 1993 में एक बंदा था न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। ये क्वेश्चन सारे आते हैं, आ चुके हैं, यहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं। तो न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे, करप्शन के। तो लोकसभा की काउंसिल ने उन्हें दोषी पाया था, उनके खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो पाया, लेकिन कांग्रेस के सदस्य उठकर चले गए थे, अतः प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। बाबूजी नहीं हटे। आया था प्रस्ताव लेकिन पारित नहीं हुआ। तो बोलो एक बार बी रामास्वामी। अब क्वेश्चन आएगा ये किस किस के खिलाफ आया या किसके खिलाफ नहीं आया, आ चुके हैं क्वेश्चन, हो सकता है आपके मेंस में क्वेश्चन पूछ ले। दूसरा है जस्टिस दीपक मिश्रा, ये तो लेटेस्ट है, इनका नाम तो आप सबने सुना होगा। जस्टिस दीपक मिश्रा 2018 में इनको हटाने का, यहाँ हटाना आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया। 50 सदस्यों ने इसकी शुरुआत की, परंतु राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव को रद्द कर दिया। तब सभापति कौन थे? वेंकैया नायडू, क्योंकि भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो यही बने थे। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के ही समान है, और आज तक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी इसके पद से नहीं हटाया गया। तीसरे हैं न्यायमूर्ति स्वामित्रा सेन 2011, कलकत्ता हाई कोर्ट। ये कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इनको राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव लाया, समिति ने दोषी पाया, लेकिन राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। लोकसभा में प्रस्ताव पारित होने से पहले भैया ने इस्तीफा दे दिया कि भैया बेइज्जती ज्यादा हो, उससे पहले रिजाइन ही दे दूं। न्यायमूर्ति पीडी दीनाकरण, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के थे। राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया, समिति ने दोषी पाया, लेकिन पास करने से पहले भैया ने इस्तीफा दे दिया कि लो भैया बत्ती बना के रख लो, ये लो भैया। भैया समझना है, अरे बोलो ना, सिंपल सा मामला है। क्या एक एक जज का नाम है कि नहीं है? अरे बोलो ना, सिंपल सा फंडा, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? सिंपल सा। एक मिनट भैया, क्या? एक मिनट यार, बातचीत नहीं, ये क्वेश्चन सबके लिए है। हाँ अरे मेरे भैया, चाहे किसी भी जज को हटाना हो। दूसरी चीज, जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आऊंगा तो वहां पे चीर फाड़ कर दूंगा। तुम्हारा क्या, पढ़ा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, वहां जा रहे हो वाक्य, तुम्हारा क्या, एक तो है ही, दूसरी पे पहले ध्यान दे दो, पहले इसको तो समझ लो, फिर क्या है ना, इसके रहे ना उसके, एक एक करके काम करेंगे, एक एक करके। अरे बोलो, चलिए मेरे भाई। खैर न्यायमूर्ति ये तो हो गए। अब देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, सैलरी देख लो भाई, सारा रोड़ा पैसे का ही है भैया, समझना है। ऑल वेल, पीछे वाली हमारी सहेलियां ऑल वेल तो बोलती नहीं, ऑल वेल नहीं बोल रहे, मतलब आप ठीक हैं क्या? नो सर, कोई फिर डॉक्टर से मिले, फिर आप समझना मेरे भाई। चलिए, हमको तुमसे प्रेम है सर कैटरीना, हमें फंसा के देखिए, हम नहीं फंसेंगे, बट लव यू सर अनारकली। देखो नाम देखो बस, ठीक है। अच्छा ब्रेक लेंगे, लेकिन बस 1 मिनट ब्रेक के लिए, अभी टाइम एंड हाईवे से क्लास थी ना, 10 मिनट बाद ब्रेक देंगे मेरी जान, टेंशन मत लीजिए। कमन गाइस, थोड़ा सा देखेगा। और वेतन देखो, पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन कहां से देंगे? संचय निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड से। और सुन लो, जिस किसी का भी वेतन संचित निधि से दिया जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड से, उसका वेतन आंधी आए तूफान ब्रह्मा विष्णु महेश अल्लाह जीसस कोई भी उतर आए तब भी कम नहीं होगा। केवल एक ही हो सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। बाकी इसलिए ऐसा किया जाता है जिससे कि कोई भी जज इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करे, उसको मोदी का डर ना हो, अमित शाह का डर ना हो कि ये हटा देगा, ये कर देगा, क्योंकि जस्टिस ही जब ढंग से नहीं मिलेगा तो क्या है। इसलिए लाइफ में आपके पास पैसा हो जिससे कि ये तनाव ना हो कि बच्चों के लिए खाना नहीं है, ये नहीं है, इंडिपेंडेंट होकर काम करे। इसलिए कॉन्सोलिडेटेड फंड से जिस किसी का भी वेतन दिया जाता है, उसका वेतन किसी भी कीमत पर कम नहीं होगा, ना उसे पद से हटा सकते हैं बिना प्रोसेस के। है क्यों नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं दिया जाएगा? देखो भैया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 प्रथमा, और जो अन्य न्यायाधीश हैं अदर, उनका कितना है? 2,50,000। ठीक है बाबूजी, ये तो वैसे ही है, ये तो हाथ ही नहीं लगाते, समझना। बाकी तो केस में ही इतने मिलते हैं। अब तुम ही पहुंच गए, ये लो जज साहब 3 करोड़ प्लीज देख लेना, बैग गया था, धोखे से हो गया। यस सुनो, अरे बोलो ना, तो सिंपल सा। अब जैसे आप अगर सीजीएल में सेलेक्ट हो जाएंगे तो 50-55 हज़ार रुपये सैलरी है, कुछ नहीं होता, 20,000 का फ्लैट ही आया रोगे, लेकिन ऊपर से जब ना कमाओ इनकम टैक्स और ये सब, वरना लंका लग जाएगी, 50,000 से कुछ नहीं होगा। अरे जो भी है वो तो आपकी क्षमता के अनुसार है कि आप कितने टैलेंटेड है, और हर एक की क्षमता अलग है ना, समझ रहे मेरे भाई। तो भैया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कितना है? 2,80,000, और अन्य का कितना है? 9 लाख। प्रेसिडेंट का कितना है? 5 लाख। वाइस प्रेसिडेंट का 4 लाख। लोकसभा स्पीकर का 4 लाख, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य का 2,80,000, अन्य का 2,50,000। बाबूजी कहां से दिया जाएगा? कॉन्सोलिडेटेड फंड। अरे बात समझ में आ रही है? पीछे भैया, कमन गाइस, सबसे पीछे, ऑल वेल, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो एक कंसेप्ट तो ये, और ये वाली बात बाबूजी कहां दी है? आर्टिकल 125 में, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, धब्बे की तरह। हाँ क्यों नहीं लगेगा? भारत के नागरिक टैक्स देंगे, केवल प्रेसिडेंट को नहीं देंगे क्योंकि सर्वोच्च पद है, बाकी ये देंगे ही। टैक्स तो लगेगा, 2 टाइप के टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स किसी और पर ट्रांसफर नहीं होते, रवि सर ने पढ़ाया होगा। ये नहीं कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई, वो इनडायरेक्ट होते हैं, जो लगाए किसी और पर जाते हैं लेकिन भरता कोई, और गर्लफ्रेंड तुम्हारी है लेकिन ऐसा ना, वो इनडायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। खैर मैं इकोनॉमिक्स ऐसे ही पढ़ाता हूँ, टैक्स दे दूँगे, समझना मेरे भाई। खैर आगे चले भैया, देखते हैं आगे।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल 126, सारे साथी समझिए। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी रीजन से अनुपस्थित है, छुट्टी पर है, मान लो गर्लफ्रेंड से चला गया मिलने, या एड्स हो गया उसको, या किसी ने ट्रक चढ़ा दिया उस पर, या कुछ भी हो गया, कोरोना हो गया, किसी भी रीजन से अनुपस्थित है, और उसकी जानू ने कहा कि यार चल मुझे युगांडा लेके चल 15 दिन के लिए, हेडिंगबाजी नहीं, तो 15 दिन की छुट्टी पर है, तो पद क्या है, खाली है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट एक एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो बाबूजी कौन नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट। कार्यकारी का मतलब कार्य करने के लिए। अरे बोलो, कुल मिला के किसी के आने से, जाने से, मरने से दुनिया नहीं रुकती, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। सर वो चला गया, मैं क्या करूं? हम है ना, क्या हम नहीं है तो कोई और है, कोई नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। हाँ वही वही वही। तो मेरे भाई जब मुख्य है नहीं तो क्या देश के, तो क्या पूरे देश में ये कहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट बंद है, बाबूजी गर्लफ्रेंड के साथ गए? नहीं, दूसरा आएगा काम करने एक्टिंग के तौर पे। प्रिंसिपल नहीं है तो क्या कॉलेज नहीं चलेगा? अबे प्रिंसिपल को 10 हो गए तो क्या कॉलेज नहीं चलेगा? तो आएगा एक्टिंग प्रिंसिपल। अरे बोलो यार, तो बताइए एक्टिंग सीजीआई की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट, जिससे कि काम ना रुके। ये किस आर्टिकल में है? कोई दिक्कत? तो बाबूजी मैन को 10 हो गए तो दूसरा आएगा तब तक के लिए, जब तक के लिए वो काम नहीं कर पा रहा। अरे बोलो यार, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। मैं देख रहा हूँ बड़ा सीरियस होकर बैठे, तुमको मैं टेंशन देख के बड़ा टेंशन में आ जाता हूँ, सलाह मैं कोमा में चला जाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे लिए हंसते रहे, मेरे लिए मुस्कुराते रहे। बड़ा सीरियस है जिंदगी में, क्या होगा क्या नहीं। देखो इधर, क्या हुआ कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, और तुम तजुर्बे से ही काम चला रहे हो तो कुछ है नहीं तुम पे, समझ रहे मेरे भाई। अब आ जाओ मेरे भाई, बोलो एक बात, तदर्थ न्यायाधीश। एक मिनट हिंदी वाले बोलो, एक मिनट कौन है हिंदी वाले? तदर्थ न्यायाधीश, इंग्लिश में बोलते हैं एड हॉक जज। क्या बोलते हैं? एड हॉक। जैसे अब इसका मतलब समझिए, जैसे मैं ड्यू में क्रोडिमल कॉलेज से पढ़ा, तो जब भी हमारे प्रोफेसर जो मेन होते थे परमानेंट, वो छुट्टी पे चले गए, रिसर्च पे चले गए, तो कई बार क्या है, एड हॉक प्रोफेसर की नियुक्ति कर ली जाती थी। एड हॉक का मतलब होता है अस्थायी, टेम्पररी, तब तक के लिए जब तक कि वो मेन वाला नहीं है। जैसे हस्बैंड इज अ परमानेंट प्रोफेसर, और ये तब तक के लिए जब तक कि परमानेंट नहीं आ रहे। सिंपल सी चीज है, अपना कार्य करेंगे चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो सारे के सारे साथी समझते हैं। तो वैसे ज्यादा समझ में आ गया क्या? तो देखो भैया, जब मेन वाला पद पर नहीं है और वर्कलोड बहुत है, कार्य बहुत है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट, तो देखो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कोरम पूरा ना हो, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज आ ही नहीं रहे, छुट्टी पे हैं, और ऐसे में जजों की संख्या पूरी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की अनुमति से एड हॉक न्यायाधीश की क्या करेगा? नियुक्ति। अब अंतर देखना, अंतर, वहां एक्टिंग का नियुक्ति कर रहा था प्रेसिडेंट, यहां एक्टिंग का नियुक्ति कर रहा है मुख्य न्यायाधीश। कुल मिला के 34 थे, इसमें एक है सीजेआई। अब 33 में से मान लो 7 चले गए, किसी भी कारण से छुट्टी पे, वो सब वर्कलोड है, तब तक 7 एड हॉक को अपॉइंटमेंट कर लेंगे जिससे कि काम ना रुके। बट इनको नियुक्त कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश एड हॉक जज को नियुक्त कौन करता है? पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा है, तो फंस मत जाना। क्या लगाओगे? सी जाओ। क्यों भैया, सुप्रीम कोर्ट में कमी है? ये जज वो होंगे जो रिटायर हो चुके हैं, उनको भी काम पे लगा सकते हैं हम? नो बेबी, सुप्रीम कोर्ट के अलग है। देखो उसने कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, बेबी पे ध्यान दे रहा है, शब्द पे। लड़का है वो, लड़की नहीं है। तुम्हें इसी बात से एलर्जी, पढ़ाने का नहीं देखेंगे, बस बेबी बोला क्या बोला ये नहीं, अलग ही है यार। अरे बोलो, यूपी में मैं जो जो शब्द बोलता हूँ वो तो यहाँ बोल भी नहीं रहा, नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर वही कहेंगे सर कॉन्सुलेटेड फंड क्या है बेटा, लेक्चर ले चुका हूँ इस पर, आर्टिकल 266 पार्लियामेंट में पढ़ा चुका हूँ। कुमार कॉन्सुलेटेड फंड में पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 266 में है, ठीक है। चलिए सर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर ही 50 में शामिल हो, नॉट इलेक्टेड। राज्यसभा के 250 में से 50 लोग उसके पक्ष में हो प्रस्ताव लाने के, तभी होगा। अरे बोलो ना। तो देखो इधर क्या कह रहा है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? इसलिए मैंने नोट में लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, और लोग टिक करके क्या आ जाते हैं? प्रेसिडेंट। फिर कहते हैं मम्मी सिलेक्शन पक्का। अरे बोलो ना, समझना मेरे भाई, इतनी सी बात में किसी साथी को कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। तो चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस। चलो भैया बैठो यार, पीछे जो भी है उनको बोल दो यार आ जाए, कंसेप्ट छूट जाएगा उनका। चलिए भैया पीछे बोल दो यार बच्चों को, उनको दोस्त लोगों को, सारे साथी आ जाएं, कंसेप्ट छूट जाएगा यार। चाय सुट्टा भी हो ही नहीं पाया इनका, आपने बीड़ी ईड़ी पी के ओके हैं, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश कितने? कुल न्यायाधीश एक क्यों है? टोटल 34। भाई वो तो मुख्य हो गया, चीफ हो गया। क्या आपको कोरोना है? तो फिर एक क्यों बोल रहे हो? 30। अरे एक क्यों है भाई? मैं कुल न्यायाधीश बोल रहा हूँ, टोटल जज। अगर मैं पूछूं मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, तो आप बताएंगे एक, पता नहीं क्या है। 1950 में कितने थे? 8 टोटल,
ठीक है, पार्लियामेंट क्या इनकी संख्या को बढ़ा सकती है? अभी 34 है, 35 भी हो सकते हैं, 6 भी कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट, यस नो। चलिए भैया आ जाइए, कमन गाइस। ओके लालू प्रसाद जी स्टार्टिंग से चकते में पीडीएफ डाली, आप अगर देखेंगे मैंने बाबू लगातार डाला है, बाबू आप कहेंगे तो देख लेना। चलिए भैया पीछे यार, ये नीचे खड़े हैं उनको बोल दो यार, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो याद हो जाएगा, बाकी फिर ये भटकते ही रहेंगे। बाबूजी आ जाओ यार, आ जाओ फटाफट, गुटका उटका आराम से डालो, वहीं कोई दिक्कत नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट है आपका, उसमें मैं क्या टोक सकता हूँ। चलिए और भी है नीचे कोई? चलिए बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करेगा? इनको शपथ कौन दिलवाएगा? ये अपना इस्तीफा कैसे देंगे? प्रेसिडेंट। इनका वेतन मुख्य का कितना है? 2,80,000 और अन्य का आदर का 2,50,000। बढ़िया। एड हॉक वाले का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीजीआई। और अन्य अतिरिक्त एक्स्ट्रा का? प्रेसिडेंट। जो कार्यकारी एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश या जज है तो उसका भी प्रेसिडेंट। यस नो भैया? सुप्रीम कोर्ट पार्ट आर्टिकल 124 से 147 में कोई दिक्कत? भैया सुप्रीम कोर्ट 1950 28 जनवरी को बना क्या नई दिल्ली में? चलिए अब आते हैं आगे की ओर, अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के ऊपर। सारे के सारे साथी समझना बड़े इश्क मोहब्बत के साथ। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की बात कर रहे हैं, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इसको समझना, ये गेम समझने का है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहला शब्द जानिए। आपसे कोई पूछे क्या सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति रखता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति रखता है? तो हिंदी वाले एक बार बोलो अभिलेखीय न्यायालय। अरे बोलो यार, अभिलेखीय न्यायालय। अभी भी आवाज नहीं आ रही, कमन गाइस बोलना एक बार। अभिलेख न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, सारे के सारे साथी समझो। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय के तौर पे होता है। ये बात किस आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल नंबर 129 में, 129 में। सारे के सारे साथी समझिए क्या होता है। पहला सीधा सीधा शब्द आपके एग्जाम में आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति? आप कहेंगे यस, अर्थात कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, अर्थात मेरे बच्चे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अभिलेखीय न्यायालय को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कह रहे हैं। यस नो भैया यार बैठ जाओ, फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। कमन गाइस, हाँ बैठो आराम से। सब खा खू के आगे, लेकिन ये नहीं कि कभी मेरे लिए भी ले आए, ऐसे थोड़ी ना। जब मैं मांग रहा हूँ मैं भिखारी नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बोलो अभिलेखीय न्यायालय। अरे बाबूजी बैठ जाओ यार जल्दी, कितने हैं यार, तुम लोग सिंसियरिटी समझते नहीं हो, क्योंकि तुम लोग सोचते पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, वरना लोग ये कहेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है। बैठ जाओ बाबूजी बैठ जाओ। हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर। पहली पावर कौन सी? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति। अब हम देख रहे हैं अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है। बाबूजी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भारत में अभिलेखों का जनक सम्राट अशोक को कहा जाता है। भैया अभिलेख का सिंपल सा मतलब शिलालेख, जब पत्थरों पर कोई चीज अशोक लिखवाता था। और अभिलेख आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आते हैं। अभिलेख का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को बाकायदा लिख कर राइटिंग करके सजो के रखें तो उसे अभिलेख कहेंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहेंगे। देसी भाषा में कहते हैं रिकॉर्ड रहेगा। आपने किसी को पेमेंट दिया, आपने डायरी में नोट किया बाकायदा तारीख वाइज, हम क्या कहते हैं? मेरे पास रिकॉर्ड है। समझना सारे के सारे साथी। आज पार्लियामेंट में जितनी भी स्पीच दी जाती है रिकॉर्ड में रखी जाती है, इनको लिखवाया जाता है, लाइब्रेरी में रखा जाता है, और आने वाली पीढ़ी के जितने भी एमपी बनते हैं वो इनको पढ़ते हैं। अटल जी ने संसद में क्या भाषण दिया था, कौन कौन से मुद्दे उठाए थे, ये बाकायदा लिखित तौर पर आज हैं। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होता है, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के एक एक आदेश को, एक एक निर्देश को, एक एक निर्णय को, ऑर्डर को बाकायदा लिख करके सजो करके रखा जाता है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां जो भी एलएलबी एलएलएम करेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, वो इन केस को पढ़ें। तो भैया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सभी निर्णय साक्ष्य के तौर पर, एविडेंस के तौर पर अभिलेख में रखे जाते हैं। इसका मतलब उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, लिख के रखा जाता है, सजो के रखा जाता है। इसलिए जब भी आप लॉ की बुक्स पढ़ेंगे और जो भी लोग जज बनने की तैयारी करते हैं उनको बाकायदा केस पढ़ाए जाते हैं कि बाबूजी केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, मिनर्वा केस में क्या हुआ, सायरा बानो केस में क्या हुआ। यस नो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक एक निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भारत में कानून माने जाते हैं, लॉ माने जाते हैं। अरे बोलो, अब देखो भैया, अब क्या कंसेप्ट है, भारत का कोई भी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब समझ गए कि हम किसी भी केस को, उसका जो निर्णय जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लिख के रखेंगे, सजो के रखेंगे। अब समझना, पहले खत लिखे जाते थे, आजकल तो इंस्टा फेसबुक ये आगे आप चैटिंग करते हैं, तो खत को सजो के रखते थे कि ये तुम्हारे पापा ने 1980 में चिट्ठी भेजी थी, पापा आर्मी में थे, और वो वाकदा आज भी है ना। समझना, तो वो रिकॉर्ड हो गया। क्या हो गया? रिकॉर्ड। यस नो, समझना सारे के सारे साथी। अब देखो, इसी अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति के कारण भारत में आज भी केस को पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा अगर कोई भी मामला आए तो हम कह देंगे ऐसा ही मामला 1980 में हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसी केस को आधार बना के मैं ये निर्णय दे रहा हूं। अतः ये एविडेंस के तौर पे भी आता है, काम में आता है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ी मोहब्बत से सुनना है, और ये केस पहुंच के ही समाज में आते हैं। अब जैसे एक सायरा बानो केस है। अब एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया,
कि भैया तलाक है, तलाक है, तलाक है, क्योंकि इस्लाम में 3 अलग अलग तरीकों से तलाक लिया जाता है। उसमें एक तलाक है, एक तरीका उन तीनों में एक है 3 बार इंस्टेंट बोलने का, और भी हैं 2 मेथड। तीसरा तरीका ये था, तो महिला सुप्रीम कोर्ट गई, ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। अगर आज कोई भी मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का होगा, जनहित का होगा, तो जरूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाएं। सुप्रीम कोर्ट को अगर खुद पता चल गया कि ये इशू पब्लिक इंपोर्टेंस का है, तो वो खुद उस पर सुनवाई कर सकता है। तो सारे के सारे साथी समझना। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि भैया 3 तलाक जो है वो असंवैधानिक है, गलत है, इलीगल है। अब कोई भी पुरुष आज के बाद इस्लाम में 3 बार तलाक 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 बोल के किसी महिला को जिंदगी तबाह नहीं करेगा। इसलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाते हैं। और मेरे दोस्त 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया। क्यों? क्योंकि जब केस पे सुनवाई होती है, सारे पक्ष देखे जाते हैं, तो आज भी भारत में महिलाएं पुरुषों पर डिपेंड है, वुमेन आर डिपेंड ऑन दी मैन। क्योंकि जो मैन है, जो मेल है, वो आज भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में संलिप्त है, कमाई में संलिप्त है, महिला घर में है। तो समझना, अगर आज किसी महिला को किसी ने तलाक दिया तो अब वो क्या करे? वो वर्किंग वुमेन नहीं है। तो ऐसे में वाकई कठोर नियम बनाए कि तुम महिला से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुमने कहा कि 1 गिलास पानी देना, वो उसने नहीं दिया, कि मैं नहीं, मैं तो रंजीत सर का लेक्चर देख रही हूँ, नहीं दे पाऊंगी, उठ के ले लो। वो उठी, उसने कहा सुन तलाक है, तलाक है, तलाक है, चुप। तो ये कोई तरीका है यार? तो महिला की लंका लगा दी। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, हिस्ट्री में कभी पढ़ना, सती प्रथा, बाल विवाह, ये प्रथा, नियोग प्रथा, वो प्रथा, सारी प्रथाएं महिलाओं से रिलेटेड थी, और सब चलाई पुरुषों ने अपने फायदे के लिए। बहुपत्नी प्रथा, लेकिन बहुपति प्रथा नहीं थी, इन्होंने अपने लिए चला लिया। वो तो बढ़िया रहा, अंग्रेज समाप्त करके चले गए। समझना सारे के सारे साथी। तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये सब पुरुषों ने, क्योंकि रूल इनने बनाए, किताबें इनने लिखी। तो मेरे दोस्त, एक हो गया सायरा बानो केस। दूसरा केस, अब समझना, राइट टू प्राइवेसी निकल के आया इसी सुप्रीम कोर्ट के केस से। एक बंदा था, अपने एक बंदे को लपेट रहा था, तो भैया मकान मालिक ने देख लिया, मकान मालिक ने सूद दिया, मोहल्ला भी निकल आया, उसने भी सूद दिया। वो पहुंचा, जज साहब, चिल्ला मत, बात बता कि जज साहब ये बताओ, मैं बंद कमरे में क्या कर रहा हूं, इसको मेरे मोहल्ले, मेरे समाज, मेरे राष्ट्र, मेरे देश, मेरे पड़ोसी को क्या मतलब? हम दोनों हैं, हमें मजा आ रहा है, हम आपस में कर रहे हैं कुछ भी, इनको क्या मतलब है? तो भैया इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राइट टू प्राइवेसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, निजता का अधिकार व्यक्ति का मूल अधिकार है। प्राइवेसी को आप किसी की भंग नहीं कर सकते। अब मेरी मर्जी कैसे सोऊंगा? मैं तो टांगे ऊपर करके सोऊंगा, मैं लटक के सोऊंगा, तुम्हें कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत? सिंपल सा फंडा है भाई, मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी करूं, ये मेरी प्राइवेसी है। ये पब्लिक मंच है, यानी मैं भी गाली देता हूं, मैं हर वो काम करता हूं जो तुम करते हो और उससे ज्यादा ही करता हूं, लेकिन अपनी प्राइवेसी में मैं भी गाली देता हूं, अपने दोस्तों में, यस नो, या मैं जो भी काम करूंगा अपने दोस्तों में, अपने कमरे में, कुछ भी, दैट इज माई प्राइवेसी, यस नो। सिंपल सा फंडा है। औरों की तरह मैं स्टाइल नहीं आता, नो यू नो, ये नहीं करता, सब काम करता हूं। समझना मेरे दोस्त, समझना। और जो कंसेप्ट है, मेरी अपनी प्राइवेसी है सारे। इसलिए किसी भी होटल में जाओगे, आपको गैलरी में कैमरा मिलेगा, एंट्री गेट पे कैमरा मिलेगा, लेकिन कमरे में नहीं मिलेगा, बिकॉज कोई भी आपके प्राइवेट जो भी आपका ये प्राइवेसी है उसको कैद नहीं कर सकता। केस होगा, होटल सीज हो जाएगा, निजी पलों को कोई कैद नहीं कर सकता। मान लो आपकी शादी हो गई और आपकी पत्नी है, अब आप कमरे में वैसे यार, अब कोई बोले मैं भी चलूंगा यहाँ, समझना। अब ये कहां से आया? सुनो इस चीज को। पहले क्या था? अबे सुन लो यार, तुम एक तो हंसते कितना, क्या कभी तुम हंसते हंसते नहीं हो? तो समझना मेरे भाई, पहले बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, देखो अय्यासी की पहली शर्त है पैसा। तुम बोलो सर हम ऐसे काम नहीं करते क्योंकि नंगा वो पैसे नहीं है, करोगे तो तब जब पैसा आएगा। अब पहले स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर मीडिया वालों ने तमाम बड़े बड़े अधिकारी, तमाम बड़े बड़े नेताओं की प्राइवेट लाइफ को उजागर किया। अब भाई अमित शाह अपनी प्राइवेट जिंदगी में क्या करता है, समझना मेरे भाई। वो बंद कमरे में पैक ले रहे हैं कि नहीं। अब मैं गया और तुरंत वीडियो बना लाया और मैंने कहा अमित शाह जी सबका साथ सबका विकास करते हुए। आप समझना। अब कोई बोले मैं किसी के प्राइवेसी नहीं, ऐसे पहले महिलाओं को ब्लैकमेल करते थे पुरुष, उनकी कोई फोटोग्राफ्स, उनकी कोई वीडियो। आज डरना नहीं है आपको, सीधा जाना है, लपेटा जाएगा बंदा। सिंपल सा है, फंडामेंटल राइट है, आपके प्राइवेसी को ये नहीं कर सकते। हालांकि मैं लॉ में पढ़ाता हूँ ये सब, दृश्य रैतिकता। कोई महिला नहा रही है, कोई दुबक के देख रहा है या अपराध में आ रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई देख रहा है, इसको हम दृश्य रैतिकता में रखेंगे। अबे हंसना नहीं है, जेल जाओगे बे। और अगर कोई ना भी रहा हो तो तुरंत भागना, नहीं तो बेटा, नहीं तो ये नहीं कि तुमको लगे कि, लेकिन महिलाएं चक्कर ये पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कौन सा सेक्शन लगेगा। पीछा करना भी दंडनीय अपराध है, 304 सेक्शन भी, लेकिन नहीं जानती आप, नहीं लगा रही हैं, वरना ये तो तुरंत सेट हो जाए। एक दम से एक सेक्शन 2-4 पढ़ लो आप, ये कूदते फिरेंगे, तुम जाओगे यहाँ, ये दक्षिण दिशा में जाएंगे। समझना मेरे भाई। तो समझना, एक केस ही आया और केस सुनिए, ये सब केस सोसाइटी में हुए, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया। अब फिर एक आया सेक्शन 377, अभी सुभाष वाला मामला भी इसी से रिलेटेड है। अब समझना, आईपीसी इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन है, धारा 377। बाबू धारा 377 समलैंगिकता की बात करता है, होमोसेक्सुअलिटी की बात करता है, समलैंगिकता की बात करता है। तो किसी जमाने में गाना था कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। यानी पहले अगर कोई मेल मेल के साथ रिलेशन बनाता था, फीमेल फीमेल के साथ, तो यह दंडनीय अपराध था। अबे सुन लो यार, तुम सब इंटेलेक्चुअल हो, तो ये पहले अपराध था। इसी को कहते हैं अननेचुरल, इसी को कहते हैं अप्राकृतिक संबंध। अप्राकृतिक मतलब अननेचुरल, मतलब जो नेचुरल तरीका है उसको ना करके दूसरा तरीका। नेचुरल तो ये कह रहा है मेल का फीमेल से आकर्षण होगा, लेकिन भाई साहब के हार्मोन्स ही ऐसे कि इन्हें कलवाई पसंद है, और आज ऐसा हो रहा है। दैट्स वाई इसके ऊपर मूवी बनी, अभी इसकी अंशुमान खुराना की मूवी बनी है, उसमें भी वही कह रहा है कि पापा मैं कलुआ से शादी करूंगा। पापा कह रहे हैं कलूटी नहीं मिली, कि नहीं मेरा इंटरेस्ट तो कलुआ में। और ऐसा हो रहा है, आज हार्मोन्स का डिफेक्ट हो रहे हैं, बायोलॉजिकल डिफेक्ट हो रहे हैं, फीमेल का फीमेल से, मेल का मेल से। लिविंग का कंसेप्ट आया, तमाम कंसेप्ट आए, क्योंकि यूरोप से आए। ये सारे कंसेप्ट कहां से आए? यूरोप से आए। इंडिया में गए, इंडिया वाले यूरोप में गए, वहां से कंसेप्ट आए और सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देकर सब चीजें लीगल करनी पड़ी। अब सारे साथी समझना,
तो मेल मेल के साथ रिलेशन बनाता था तो अपराध था, क्योंकि समलैंगिकता धारा 377 सेक्शन 377 के तहत अपराध थी। फिर एक केस पहुंच गया, समझना केस कैसे पहुंचा, क्योंकि बंद कमरे में दो दोस्तों ने आपस में रिलेशन बनाया, किसी ने देख लिया तो कूट दिया।